हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सुमित अरोड़ा पीडब्ल्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है वीकली करंट अफेयर को लेकर के, वो भी उत्तर प्रदेश को लेकर के। तो देखने का प्रयास करेंगे आज उत्तर प्रदेश करंट अफेयर को लेकर के क्या खास है हमारे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर करंट अफेयर पर्पस, वो भी यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश पेपर 5 और पेपर 6 को लेकर के। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमारा कोट क्या है आज का। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। यह बात बिल्कुल सही है। व्यक्ति के अंदर एक ये वाली जिद हमेशा रहनी चाहिए कि वो कभी भी हार ना माने। इंसानी जीवन ही हमेशा चुनौतियों से लड़ने के लिए हुआ है। इंसान का जन्म से लेकर के मरण संघर्षों में ही रहता है। इवन मैं इंसानों की क्या बात करूं, आप ईश्वर को देखिए। हमारे प्रभु श्री राम हैं, हमारे प्रभु श्री कृष्ण हैं। आपको संघर्ष ही संघर्ष दिखाई पड़ेगा, लेकिन वही संघर्ष ही संघर्ष से आज वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं। तो इसीलिए कहता हूं कि संघर्ष हमेशा क्या कहते हैं, वाकई किस्मत वालों के साथ आता है, क्योंकि संघर्ष से निकल करके, संघर्ष का सामना करके निकलने वाला प्राणी ही असली में सच्चा महामानव के रूप में हमको दिखाई देता है, जो सच में इतिहास लिखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी सच्चे मानव और महामानव के रूप में तब्दील हो, मैं प्रभु से ऐसी ही कामना करता हूं। और हमेशा क्या कहते हैं, जीतने की कामना को ही आपको अपने अंदर बलवती रखना चाहिए। तो ठीक है, कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। सबसे पहला क्या है हमारे लिए, जल जीवन मिशन रिमेन्स अ पाइप ड्रीम। आपको मालूम है सबसे इंपॉर्टेंट अपने आप में फ्लैगशिप स्कीम है जल जीवन मिशन। इवन पेपर 5 पेपर 6 में देखेंगे तो ऑलरेडी क्या कहता है, जल जीवन मिशन स्पेशली लिखा भी गया है। जरा ये हम लोग देखेंगे फिलहाल 15 सितंबर 2023 की न्यूज है। दूसरी हमको यहां पर 27 जून 2023 की न्यूज दिखाई पड़ रही है। जल जीवन मिशन इन महोबा डिस्ट्रिक्ट, यहां पे महोबा का एज अ केस स्टडी ली गई है और महोबा डिस्ट्रिक्ट को फोकस करके कुछ इनपुट्स रखे गए हैं आपके सामने। उत्तर प्रदेश विच हैज सीन अ ड्रामेटिक स्पाइक, जरा देखिए, ड्रामेटिक स्पाइक इन ऑफिशियल टैप वाटर कनेक्शन अंडर सेंट्रल स्कीम। केंद्र सरकार की एक योजना है जल जीवन मिशन, जिसके तहत जो है नल से जल हर घर जल प्रोवाइड करने को 2024 तक पूरी तरीके से हमको प्राप्त करना है। और अभी खासकर हाल में देखें तो साल डेढ़ साल में बहुत तेजी से जंप आया है उत्तर प्रदेश में टैप वाटर प्रोवाइड करने में। इसीलिए यहां पर ये पूरा क्या कहते हैं आपका आर्टिकल लिखा गया है। लेकिन यहां पर कुछ इसके फीचर्स को निकाला गया है, यहां पर कुछ इसके ड्रॉबैक्स को निकाला गया है। तो आई होप सो अगर जल जीवन मिशन से कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसे ड्रॉबैक्स को आसानी से आप लिख सकते हो। महोबा का एज एग्जाम्पल के रूप में भी आप दे सकते हो। रेजिडेंट्स से, जो वहां के आवासी हैं, जो निवासी हैं, वो लोग क्या कहते हैं, दे ओनली हैव पाइप्स। उनको केवल पाइप मिली हैं, नॉट टैप्स। नल अभी लगा भी नहीं है। एंड देयर इज ऑफन नो एक्चुअल सप्लाई ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू देम। और यह भी देखा गया है कि जो पाइप्स लगे भी हुए हैं वहां पर एक्चुअल में ऐसा कोई सप्लाई अप्लाई हो नहीं रही है। ऑफिशियल से द शॉर्ट कमिंग्स विल बी रेक्टिफाइड बाय नवंबर। और ऑफिशियल जो कह रहे हैं कि इसको हम जल्द से जल्द सुलझा लेंगे नवंबर तक। फिलहाल आंकड़ों में ऐसा दिखाया गया है कि पूरी तरीके से नल से जल प्रोवाइड किया गया है, लेकिन एक्चुअल में वहां ग्राउंड जब रिपोर्टिंग की गई है तो वहां पे बहुत सारे लोगों ने यही इसी प्रकार से बोला है कि भाई टैप वाटर कहीं पर मिला है तो प्रॉपर पानी नहीं आ रहा है। जबकि मैं आपको फीचर दिखाऊंगा, फीचर क्या कहता है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट, जो आंकड़े हमको दिखा रहे हैं वो पूरी तरीके से दिखा रहे हैं कि भाई टैप वाटर प्रोवाइड कर दिया गया है। दूसरी तरफ यहां पर लिखा गया यूपी टारगेट्स टू अचीव फुल कवरेज ऑफ जल जीवन मिशन इन बुंदेलखंड एंड विंध्याचल बाय अगस्त। जबकि जून में यह चीज कह दिया गया था कि भाई अगस्त तक जो है बुंदेलखंड रीजन और विंध्याचल वाला जो रीजन है वहां तक हम पूरी तरीके से कनेक्शन को ले लेंगे, क्योंकि महोबा बुंदेलखंड के रीजन पर आता है और यहां पर अभी हम थोड़ा सा विंध्याचल के रीजन को भी
देख लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जल जीवन मिशन है क्या, तो दिमाग में रखिएगा 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, और इसका फाइनल ऑब्जेक्ट क्या है कि 2024 तक हर हाल में जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर पाइप के द्वारा टैप वाटर प्रोवाइड करना है। लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट ऑफ वाटर एट द लोकल लेवल, तो ग्रामीण क्षेत्र के हर स्थानीय क्षेत्रों में भी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग यहां पर कनेक्शन किया जाएगा। विल कन्वर्ज विद अदर सेंट्रल एंड गवर्नमेंट स्कीम, जो भी ऐसी स्कीम चल रही हैं वो पूरी क्या कहते हैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब आ जाएंगी। क्रिएशन ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, केवल ऐसा ही नहीं है कि वहां पर केवल जल ही प्रोवाइड करना है, बल्कि जल को कैसे संयोजित करना है, कैसे संरक्षित करना है, तो वर्षा जल के संचयन की प्रणाली, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, किस प्रकार से भौम जल की आपूर्ति को मेंटेन करना है वो, इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट वाटर, जो घरों से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है उसको किस प्रकार से समायोजित करना है, इसको पूरी तरीके से इसमें उल्लिखित करने का प्रयास किया गया है। रीयूज कैसे करेंगे एग्रीकल्चर में, तो वही चीज मैंने यहां लिखा है कि 2019 में ये योजना जो है स्टार्ट होती है। ऑब्जेक्ट क्या है, सेफ और एडिक्वेट वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, दैट इज एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर, वो भी नल से जल प्राप्त करने के लिए 2024 तक का इसमें उल्लेख किया गया है। और मिशन किस थीम पर बेस है, हर घर जल, हर घर नल जल, ये भी आपको मिल जाएगा। तो हर घर जल, water is in every home and seeks improve the quality of life and health of the rural people। इसको आप अपने SDG गोल से लगातार क्या कहते हैं SDG गोल से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सा गोल नंबर है जो कि क्लीन वाटर से संबंधित है। इवन आपके प्रीलिम्स में भी ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, क्लीन वाटर से संबंधित कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो रखिएगा दिस इज अ 6th गोल है SDG का, जो कि नल के जल से आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा SDG का कौन सा गोल है जो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सबसे इंपॉर्टेंट गोल के रूप में हमारे सामने है, और इसको किसी भी तरीके से आपको मगअप करना होगा, बार बार रिवाइज कीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ना केवल प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन आता है तो आप SDG गोलों का उल्लेख वहां पर कर सकते हैं। तो इवन मैंने बहुत बार इसके बारे में बताया भी है, आपको क्रक्स भी इसका बताया, PH² E², इस तरीके से मैंने आपको बताया भी है। C आ जाता है, ठीक है ना, तो हंगर भी आता है और हेल्थ भी आता है, तो दोनों में दिमाग रखिए सबसे पहले क्या आता है, हंगर आता है या हेल्थ आता है। अच्छा मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ, SDG गोल 2nd है कि 3rd है कि 4th है कि 5th है, जरा देख लीजिए, आपको एक गोल मिल जाएगा। तो SDG गोल से क्लीन वाटर 6 हमारा प्राप्त होता है, और यहां पर जो है SDG गोल 3 हमारा प्राप्त हो जाता है। फिलहाल हिंदी में भी आप देख सकते हैं 2019 में बाकायदा इसको स्टार्ट किया गया है। 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को स्वच्छ व संरक्षित पेयजल जो है वो आपूर्ति करना है। इसके अलावा ग्राउंड, मैंने ये आपको ऑलरेडी बता दिया कि वर्षा जल का संचयन करना, वर्षा जल को किस प्रकार से संचयन किया जाएगा, भौम जल की किस प्रकार से आपूर्ति की जाएगी, जो वेस्ट वाटर है उसको किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाएगा, और साथ ही एग्रीकल्चर में किस हिसाब से उसको यूज करेंगे, ये सारे कंपोनेंट जो है इसमें शामिल किए गए हैं। यहां पर अगर आप देख रहे हो तो यह है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को अगर हम देखें तो यहां पर जो इस समय सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल में जो उल्लेख किया जा रहा है, एक तो वो ये आपके बुंदेलखंड क्षेत्र को फोकस कर रहा है, दूसरा आपके विंध्याचल रेंज को फोकस कर रहा है। थोड़ा सा अगर हम देखें तो यहां पर हमको समझ में आ जाएगा, दिस वन इज महोबा, और महोबा अगर आप देख रहे हो तो महोबा मध्य प्रदेश से अपने बॉर्डर को बॉर्डर जो है मध्य प्रदेश के साथ इसका बॉर्डर लगता है, और ये बुंदेलखंड रीजन पे स्थित है, बुंदेलखंड रीजन पर स्थित है। आपको भूगोल की हल्की सी जानकारी हो तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये वाला जो इलाका बुंदेलखंड का जो इलाका आपको दिखता है, यह नीस की चट्टानों का बना हुआ है, ग्रेनाइट मेटामॉर्फिक
जो रॉक बनती है ग्रेनाइट से, वो बनती है किसकी, नीस की चट्टानें बनती हैं, और ये बहुत ही हार्डेस्ट रॉक के रूप में हमको यहां पर दिखाई देता है। यहां पर जो टेरेन है, इवन पठारी रीजन है, तो यहां पर पानी का उतना अच्छा सोर्स नहीं है, इवन वर्षा जल का भी इतना अच्छा सोर्स हम यहां पर नहीं देखते हैं। यहां की जो अभी तक की स्थिति हम देखते हैं वो अधिकतर ट्यूबवेल्स के माध्यम से हम देख रहे हैं। फिलहाल हर घर जल मिशन को यहां पर प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा मैंने आपको यहां पर एक फॉर्डर पॉइंट के रूप में आप लिख सकते हो कि यहां पर अमृत सरोवर अभियानों को भी प्रमोट किया गया है, तो बहुत सारे तालाब कल्चर को यहां पर पुनर्जीवित किया जा रहा है। इसके अलावा आपको मालूम है यही वो पूरा बुंदेलखंड का रीजन है जहां पर केन और बेतवा को आपस में जोड़ करके पानी की सप्लाई को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो फिलहाल यहां महोबा की स्थिति को हम लोग देख रहे हैं। महोबा की स्थिति को फोकस करते हुए और जो बुंदेलखंड वाला है वो क्या कहते हैं, विंध्याचल वाला रेंज जो है वो मिर्जापुर की जो सेकंड वाली स्लाइड लगी हुई थी सबसे पहली वाली हिंदू के बाद, वो यहां की क्या कहते हैं पूरी तरीके से प्रोवाइड करने से संबंधित थी। लेकिन केस स्टडी के रूप में महोबा हमारे सामने है, तो महोबा को आप ऐसा यूज कर सकते हो। उल्लेख तो यह है कि 100% पूरी तरीके से प्रोवाइड किया जा चुका है, लेकिन जो चीजें सप्लाई की भी गई हैं, पूरी तरीके से लगाई भी गई हैं, लेकिन वहां पर अभी भी वाटर की पूरी तरीके से आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जैसे अगर यहां पर देखें तो 2019 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था, इस स्कीम को लिखा है दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में पानी की कमी से जूझ रहे महोबा के केवल 1612 घरों में नल कनेक्शन होने की सूचना मिली थी 2019 में, लेकिन सरकार के द्वारा प्रॉपरली प्रयास किया गया और 4 सालों में लगभग 1,29,000 बोले तो 98% जो है जितने भी ग्रामीण घर हैं मौजूद हैं कहां पर आपके महोबा डिस्ट्रिक्ट में, उन सभी को वाटर कनेक्शन दे दिया गया है, ऐसा हमें सूचना मिलती है। लेकिन 1 मिनट प्लीज, लेकिन वाटर स्कार्स महोबा हैज हिस्टोरिकली रिलाइड ऑन लेक्स एंड पॉन्ड्स। एक्चुअल में हम वाटर, ये तो क्यों वाटर स्कार्सिटी है आपको समझ में आ रहा होगा। एक तो मानसून की कमी हो जाती है, दूसरा ये पठारी रीजन है, टेरेन उस हिसाब से यहां पर हमको नहीं मिलता है। तो बेसिकली वैसे भी अगर हम देखें तो झील कल्चर, तालाब कल्चर वैसे भी हमारे यहां पुराने समय से भी जीवित रहा था, तो यहां पर भी अगर आप देखें तो तालाब कल्चर और झील कल्चर ही हमको दिखाई दे रहा था फॉर इरिगेशन के हिसाब से। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है द रीजन्स रॉकी सबसर्फेस मींस द पेरेनियल सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर आर फ्यू। सही बात है, तो ग्राउंड वाटर सोर्सेस भी बहुत कम है, फ्यू है, बहुत जो सदाबहार प्रकृति के हों। द हर घर जल मिशन इज ओवर आर्किंग एम इज टू वीन विलेज ऑफ देयर डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर। तो कोशिश किया गया कि भाई ग्राउंड वाटर के ऊपर इनकी डिपेंडेंस को कम किया जाए, हैंड पंप के ऊपर डिपेंडेंस को कम किया जाए। इंस्टीड पाइप्ड वाटर सोर्स फ्रॉम डैम्स एंड रिवर्स। तो इसीलिए तो भाई यहां पर रिवर्स को भी क्या कहते हैं जोड़ा गया था और सोचा गया था कि पाइप वाटर के थ्रू क्या किया जाएगा, पानी की सप्लाई की जाएगी। आप इसको पढ़ सकते हो। पानी की कमी वाला महोबा ऐतिहासिक रूप से सिंचाई के लिए झीलों और तालाबों पर निर्भर रहा है, लेकिन क्षेत्र की चट्टानी उपसतह का मतलब है 12मासी भूजल के स्रोत कम है। हर घर जल मिशन के व्यापक उद्देश्य के तहत ग्रामीणों को भूजल और हैंड पंपों पर निर्भरता से छुटकारा दिलाना, इसके बजाय बांधों और नदियों के माध्यम से पाइप के जरिए टैप वाटर इनको प्रोवाइड करना है। अगर आप यहां देखें तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखा है क्लेम वर्सेस रियलिटी। सरकार क्या क्लेम करती है, ऑफिशियल सोर्सेस क्या क्लेम करते हैं और वास्तविकता क्या है, जरा इस चीज को थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करें तो आपको मिलेगा कि 100% लिखा हुआ है फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस दे दिए गए हैं, ऐसा कह रहा है। बट मैनी हाउस होल्ड्स डू नॉट एक्चुअली हैव टैप्स, जबकि आंकड़े हमको बता रहे हैं कि भाई टैप कनेक्शन पूरी तरीके से दे दिया गया है, 100% यहां पर लिखा हुआ है। लेकिन बहुत सारे हमको जब सर्वे करते हैं तो पता चलता है कि यहां पर नहीं है टैप्स। सम डू हैव टैप्स, जिनके पास है भी, बट आर नॉट गेटिंग एनी वाटर थ्रू देम, तो वो पानी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इवन इन द बेस्ट केस सिनेरियो, कह रहे हैं कि यदि हम बहुत अच्छा सिनेरियो भी मान लें कि जिसको प्रॉपरली मिला भी हुआ है, क्या कहते हैं टैप वाटर कनेक्शन, तो ऐसे हाउस होल्ड गेट नो मोर देन
2 आवर ऑफ वाटर। तो या तो जो सबसे बेस्ट केस भी है वहां पर भी केवल और केवल 2 घंटे ही केवल दिन में उनको आपूर्ति की जा रही है पानी की, और जो आपूर्ति की भी जा रही है वो भी कम है। दूसरा, जिनके यहां लगा भी है उनको पानी नहीं प्राप्त हो पा रहा है। और तीसरा क्या है कि एक्चुअल में पूरे टैप्स अभी लगे भी नहीं है। अगर यहां पर देखें तो जो गवर्नमेंट की डिसाइड की गई है लिमिट 2019 के हर घर जल मिशन के तहत, वो कहता है कि पर्याप्त रूप से प्रतिदिन 55 लीटर पानी, वो भी पोर्टेबल, जो आप पी सकते हैं, तो उसकी पूरी सप्लाई की जाएगी। लेकिन मैं 55 लीटर की क्या बात करूं कि यहां पर तो यह भी लिखा हुआ है कि एक्चुअल में ऐसा ग्राउंड लेवल पर कुछ भी नहीं है। जबकि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहें तो जो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, मतलब जो कार्यात्मक हो गए हैं, जहां पर प्रॉपर्ली उसको लगाया जा चुका है, वेयर एटलीस्ट कम से कम 55 लीटर ऑफ पोर्टेबल वाटर पर पर्सन डे मेड अवेलेबल टू एवरी हाउस होल्ड। जबकि 55 लीटर का इसमें प्रावधान किया गया है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं यहां पर। अगर यहां पर देखें तो ऑल ऑफ दीज हाउस होल्ड्स आर इंक्लूडेड इन उत्तर प्रदेश ऑफिशियल क्लेम 1.6 करोड़ हाउस होल्ड विच हैव फंक्शनल टैप कनेक्शन। ये सभी घर उत्तर प्रदेश, अब केवल महोबा ही नहीं, हम पूरे की बात कर रहे हैं कि ओवरऑल अगर देखें उत्तर प्रदेश में तो 1.6 घरों के आधिकारिक दावे में महोबा डिस्ट्रिक्ट भी शामिल है, जिसके पास कार्यात्मक नल कनेक्शन है। 2019 में यूपी में टोटल अगर देखें तो 5.1 लाख घरों से अधिक है, आज 1.6 करोड़ हो चुके हैं। इसी में ही महोबा की केस स्टडी भी है। महोबा में देखा जा रहा है कि इस प्रकार की चीजें मिल नहीं रही। तो ओवरऑल अगर सरकार दावा करती है कि 1.6 करोड़ घरों को यूपी में दिया गया है, तो क्या वाकई वहां पर पर्याप्त रूप से 55 लीटर की आपूर्ति की जा रही है? क्या वाकई वहां पे पाइप पूरी तरीके से लगाए जा चुके हैं? ऐसा तो नहीं कि टैप वाटर लगे हैं, पाइप का भी कनेक्शन ही नहीं है। तो इस तरीके से इस चीज को देख सकते हैं, जिससे आभास होता है उन सभी के पास नल के पानी तक पहुंच मिल चुकी है। पानी को केवल आप इस हिसाब से मत लीजिएगा कि सर पानी नहीं पहुंचा। पानी वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा जरिया है, और ये जो हर घर जल मिशन देख रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा जरिया है। क्योंकि यदि हम देखें तो गांव में हमारी माताएं बहनों का सबसे बड़ा समय जो है वो पानी की आपूर्ति में भी रह जाता है, और फिर उनकी सिक्योरिटी से लेकर सुरक्षा तक में क्वेश्चन मार्क लगता है। वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित ये पूरी स्कीम है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट वे में लीजिएगा। राज्य ने पिछले 2 वर्षों में ऐसे नल कनेक्शनों में नाटकीय वृद्धि दर्ज की है। वे देश में नल के पानी से जुड़े 13 करोड़ ग्रामीण घरों में से लगभग 6% भारत उत्तर प्रदेश में दिए जा चुके हैं। ओवरऑल अगर 13 करोड़ है तो यूपी में 6% जो है ऑलरेडी दिया जा चुका है। यूपी सबसे तेजी से आगे बढ़ा है टैप वाटर प्रोवाइड करने में। लेकिन क्या वाकई टैप वाटर प्रोवाइड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में बात थी, जो कि महोबा में हमको पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जो प्रोवाइड किया भी जा रहा है तो या तो वो बहुत ही शॉर्ट सप्लाई है, इवन बहुत से हाउस होल्ड में वो प्रोवाइड ही नहीं है। तो ये था थोड़ा सा हर घर जल मिशन के बारे में महोबा की केस स्टडी। तो कभी भी हर घर जल मिशन एसडीजी गोल किस किस से जोड़ेंगे हर घर जल मिशन को? एसडीजी गोल आपका जो हंगर वाला है उससे, एसडीजी गोल 6 से, और महिला एम्पावरमेंट से। तो इन तीनों से आपको लिंक करना होगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर घर जल मिशन। तो बहुत ही अच्छी फ्लैगशिप स्कीम है, लेकिन अब धीरे धीरे प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अब जो हमारे सामने स्टडी आई है उसके लिए कम से कम कुछ क्रिटिकल एनालिसिस आपके पास होनी चाहिए। वो क्रिटिकल एनालिसिस के लिए आप महोबा की केस स्टडी को रख सकते हो कि महोबा में हाल में ऐसा ऐसा देखा गया है। फिलहाल सेकेंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं, दैट इज़ गुड गवर्नेंस के ऊपर। गुड गवर्नेंस वैसे तो पेपर 4 से आपके संबंधित है, और यूपी सरकार की कुछ गुड गवर्नेंस से संबंधित कुछ पहल आई है, जिसके बारे में स्पेशली मैं आपके साथ चर्चा करना चाह रहा हूं। तो कहीं भी पेपर 4 में आप इसके फर्दर मटेरियल को यूज कर सकते हो गुड गवर्नेंस के लिए। यूपी सरकार ने क्या क्या किया है, तो कुछ बेसिक आउटलाइन को देखने का प्रयास करेंगे। जन सुशासन की बात करें, आपको मालूम है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में भी हम लोग मना रहे हैं। सुशासन का मतलब है अच्छा शासन, ऐसा शासन जहां पे जन सहभागिता हो, जहां पर सरकार और जनता के बीच बहुत बड़ी दूरी नहीं होनी चाहिए। जनता
सरकार के समक्ष होनी चाहिए और सुलभ होनी चाहिए। और इसी सुलभता को प्रमाणित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल की गई है, जो लिखा गया है व्हाट्सएप के जरिए सीएम ऑफिस से करिए संवाद। इसका मतलब आपने सुना होगा, इवन जो चाणक्य की नीति है, चाणक्य की रीति ने क्या कहा है, प्रजा सुखे चा सुखे राज्यम, मतलब प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। ये साफ साफ वो लिखते हैं। राजा और प्रजा के बीच में बहुत दूरी नहीं होनी चाहिए। राजा को अपनी प्रजा का सुलभ होना चाहिए, वो हमेशा सुलभ होना चाहिए। इसी नक्शे कदम पर चलते हुए जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने भी एक बहुत अच्छी पहल की है, और लिखा क्या है, सीएम ऑफिस से डायरेक्ट संवाद किया जा सकता है। लोकल लेवल के नहीं, अब सीधे सीएम के ऑफिस पर आप सीधे संवाद कर सकते हैं। याद रखिएगा, हम लोग परंपरागत रूप से 3 चीजें पढ़ते हैं। ऊपर बैठी है हमारी केंद्र सरकार, नीचे अगर राज्य सरकार है तो उसको हम देखेंगे। अगर इसी के कंटेम्पररी देखें हम, राज्य सरकार है, कोई भी योजना बनाती है, चाहे केंद्र सरकार बनाए चाहे राज्य सरकार बनाए, कोई भी योजना बनाए, एक्चुअल में लागू कहां पर होती है, वो जिले में ही लागू होती है। वो कहां पर लागू होती है, वो डिस्ट्रिक्ट में ही लागू होती है। और डिस्ट्रिक्ट का सबसे सुपीरियर कौन है, दैट इज डीएम, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यदि जितनी बेहतर से बेहतर स्कीम हो, यदि डीएम साहब यहां पर प्रॉपरली उसको एनालाइज करते हैं, प्रॉपरली उसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो यहां पर क्या कहते हैं, सरकार की जो स्थिति है, सरकार की जो क्या कहते हैं, सरकार का जो एक चेहरा है, सरकार का जो एक पूरा फेस है, वो अच्छे से अच्छा बनता है। हमको पता चलता है कि सरकार अपनी सारी नीतियों को बहुत प्रॉपरली इंप्लीमेंट करती है। कोई भी शिकायत हो, यदि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूरी तरीके से एक्टिव होकर के उसको संभालते हैं, तो सरकार का जो वाकई फेस यहां पर बनता है वो अच्छे से अच्छा बनता है। इसी प्रकार राज्य सरकार के साथ भी है, जितना इफेक्टिव डीएम साहब काम करते हैं उतना ही अच्छा जो है सरकार का फेस जो है वो बनता है। सुशासन का अर्थ ही है कि सरकार तक लगातार पहुंच होनी चाहिए, इवन ना केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक, बल्कि अब राज्य सरकार से भी आपकी डायरेक्ट पहुंच हो सकती है। कानून का शासन भी एक अच्छी तरीके से इसी प्रकार से आपको दिखाई देता है, जब शिकायतों का निवारण बहुत आसानी से किया जा सके। और यदि आप इस लेख को पढ़ते हो तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यहां पर डायरेक्टली सीएम कार्यालय से आपके अटैच किया जा रहा है। कोई भी ग्रीवांस हो तो आप वहां पर डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब खुद शासन जो है वो अब लोगों के द्वार पर आ चुका है, जनता के द्वार पर आ चुका है। अब जनता और शासन में सहभागिता डायरेक्टली देखी जा रही है। ये ना केवल तकनीक का एक बहुत अच्छा आयाम हमको दिखाई पड़ता है, बल्कि दूसरी तरफ सरकार कैसे आपके प्रति अकाउंटेबल है और आपके हाथ में कैसे शक्ति दी गई है हम भारत के लोगों के द्वारा। ये दोनों चीजों को आप यहां पर महसूस कर सकते हो। तो वही चीज लिखा हुआ है, प्रदेशवासी अब व्हाट्सएप के जरिए सीधे मुख्यमंत्री ऑफिस के साथ संवाद कर सकते हैं। इसके लिए चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश नाम से व्हाट्सएप चैनल की भी शुरुआत की गई है। तो जब भी कभी आप अपने सरकार की अकाउंटेबिलिटी या सुशासन इनके बारे में लिखें, तब आपके सामने ये कुछ फॉर्डर पॉइंट होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसी हाल में पहल की गई है। और ये हाल में अब देखिए यहां पर क्या मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, 25 करोड़ नागरिक एक परिवार है, और परिवार में फिर लड़ाई भी होगा, झगड़ा भी होगा, शिकायत भी होगी, प्यार भी होगा। तो वो सारे का सारा यहां पर रखा गया है, और यहां पर फिलहाल आपकी शिकायतें लेने का सरकार प्रयास करेगी और शिकायतें आपकी देखी जाएंगी। प्यार वो आप वोटों के जरिए भी देख सकते हैं। फिलहाल ये तो है एक छोटी सी न्यूज जिसके द्वारा आपको एक फॉर्डर पॉइंट चुराना था, और ये फॉर्डर पॉइंट अपने 4th पेपर के लिए रखना था। फिलहाल यूपी सरकार और क्या क्या कर रही है, थोड़ा सा हम इसको भी देखने का प्रयास करेंगे। गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी चालू किया गया है, इस चीज को याद रखिए। गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी जो है वो चालू किया गया है। सुशासन सूचकांक, और इस सूचकांक के आधार पर राज्यों में भी कैटेगराइजेशन किया गया है कि किस हिसाब से राज्य अपनी सेवाएं लोगों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल यूपी का स्थान अभी पार्ट बी में आता है, और यूपी सरकार भी एक्टिवली जो है अपनी सर्विसेज को अपने लोगों तक पहुंचा रही है। उन स्कीमों को लागू किया जा रहा है जो वाकई
उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के रूप में स्थापित करने के लिए जरूरी हैं। फिलहाल ये गुड गवर्नेंस के इंडेक्स मैंने आपको दे दिए हैं, आप इसको थोड़ा सा जरूर लिखिएगा। इसके बारे में मैं आपसे चर्चा थोड़ा सा कर देता हूं गुड गवर्नेंस इंडेक्स के द्वारा। फिलहाल 2021 का गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो आया था उसमें हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के द्वारा गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो 2019 में आया था उसकी तुलना में लगभग 8.9% की वृद्धि की गई। मतलब सेवाएं जो लोगों को दी गई हैं, कानून का शासन जो लगाया गया है, जुडिशरी ने जो अपने डिसीजंस दिए हैं, जो तहसील दिवस, थाना दिवस और जितने भी अधिकारी क्या कहते हैं विभिन्न विभिन्न दिवसों के माध्यम से आपकी शिकायतों का समाधान करते हैं, उन सभी के आधार पर पूरा एक पैरामीटर बनाया गया। उसके आधार पर देखा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आपको बेहतर से बेहतर सेवाएं प्रोवाइड की गई हैं। ना केवल अगर देखें कुछ क्षेत्रों की यहां चर्चा की गई है, इन क्षेत्रों में देखें तो वाणिज्य व उद्योग क्षेत्र में शीर्ष स्थान हासिल किया गया है। मतलब जो हमारे यहां इन्वेस्टमेंट आना है, जो हमारे यहां पर जो उद्योगपति है वो निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया है। और पहले जो क्या कहते हैं परमिशन लेने की जो प्रोसेस थी कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट से चौथे डिपार्टमेंट, यहां पर पूरा उद्योगपति घूमा करता था। अब सरकार के द्वारा सिंगल विंडो सिस्टम को लागू किया गया है। आप खुद ही सोचिए, एक विंडो है, वहीं पर उद्योगपति जाता है, वहीं पर उसके सारे कागज देख लिए जाते हैं, वहीं पर उसका इन्वेस्टमेंट प्रपोजल स्वीकार कर लिया था, वहीं पर उसको अनुमति दे दी जाती है। उसको 10 जगह अपनी फाइल को पास करवाने की नीड नहीं होती है। तो आप खुद सोचिए कि जब 10 जगह फाइल घूमेगी नहीं तो भ्रष्टाचार उतना कम हो जाएगा, उतनी ज्यादा पारदर्शिता बढ़ जाती है, उतनी ज्यादा क्या कहते हैं गवर्नमेंट की भी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, और जो उद्योगपति है उसको भी उतना ही सरल मार्ग मिल जाता है ताकि इन्वेस्टमेंट से लेकर के वो सारे प्रपोजल को अपने सामने उस सिंगल विंडो के सामने रख सकता है। नज़र भी बहुत अच्छी हो जाती है, सरकार भी पूरी तरीके से देख सकती है, करप्शन ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो वाणिज्य व उद्योग क्षेत्र में सरकार के द्वारा कुछ ऐसी स्कीमें लाई गई हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं तो निवेश बंधु पोर्टल के माध्यम से सारी सूचनाएं एज अ सिंगल विंडो के रूप में प्राप्त हो जाती है इन्वेस्टर को। तो इन्वेस्टमेंट की अब रेड कारपेट भिज गया ना, अब रेड टेपिज्म तो नहीं होगा। तो इसीलिए यहां पर लिखा है कि यहां पर भी शीर्ष स्थान हासिल किया है। सामाजिक कल्याण और विकास, न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा में भी वृद्धि देखी गई है। तो जो भी सरकार की स्कीमें हैं, जैसे आप महिला सुरक्षा से संबंधित देख सकते हो तो वहां पर भी किया गया है। न्यायपालिका का जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के हम देखें तो वहां पर भी किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्था के हिसाब से देखें तो कानून व्यवस्था के हिसाब से भी जो स्थिति है वो मजबूत है। अगर आप देखें तो सेफ सिटी अभियान भी लागू किया गया है। सेफ सिटी अभियान का क्या ऑब्जेक्ट है कि पूरी सिटी सेफ है कि नहीं, ऐसा पूरा एक बोर्ड लगाया जा रहा है और प्रमाणित किया जा रहा है ये सेफ सिटी है। तो इसका मतलब रूल ऑफ लॉ बहुत तेजी से मजबूत हो रहा है। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट जो है, बिना शिकायत निवारण के कभी भी कोई भी सरकार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती है, और शिकायत निवारण को लगातार मजबूती दी जा रही है। अब तो खुद ही व्हाट्सएप पर सीएम साहब जो है, सीएम ऑफिस जो है आपके साथ जुड़ा हुआ है। यहां पर अगर देखें तो इसी के क्रम में अगर हम देखें, सुशासन के क्रम में देखें तो अप्रैल में रामपुर और चित्रकूट को सिविल सेवा दिवस पर प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा ई गवर्नेंस का मतलब अब कोई भी काम जो है कागज पर नहीं हो रहा है कि कागज पर ही सारे काम करते रहिए। जितना भी काम हो रहा है सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो रहा है। ईमेल लिखे जा रहे हैं, हर चीज में ई गवर्नेंस, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा ई गवर्नेंस होगा उतना ही कम आपका करप्शन होगा, उतना ही कम भाई भतीजावाद होगा, सब कुछ होगा। तो ई गवर्नेंस पे लगातार वर्क किया जा रहा है। उत्कृष्टता के लिए कई नवीन प्रथाओं को भी प्रधानमंत्री पुरस्कार यूपी को प्राप्त हुए हैं। जैसे काले चावल के लिए चंदौली इस समय फेमस हुआ था। ओडीओपी के लिए काला नमक चावल सबसे इंपॉर्टेंट हुआ था। सिद्धार्थनगर वाला स्वामित्व योजना अभी हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामित्व योजना के लिए वाराणसी जिले को भी पुरस्कार मिला है। और जो राज्य की खनिज प्रबंधन प्रणाली है उसको भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो ये ई गवर्नेंस के लिए है। ई गवर्नेंस का यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट यूज किया गया है। जैसे स्वामित्व योजना की बात करूं तो आपको मालूम है कि ये पूरी तरीके से क्या करता है, लैंड को पूरी तरीके से जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसको
पूरी तरीके से कंप्यूटराइज फॉर्म में रखने का प्रयास कर रहा है, ताकि किसकी जमीन है किसकी नहीं है ये सारे आंकड़े जो हैं कंप्यूटराइज फॉर्म में रखे जा सके। स्वामित्व टू पीपल थ्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स बहुत बड़ा झगड़े का कारण होता है गांव में। जो आपका भूमि प्रबंधन प्रणाली है उसको किस प्रकार से कंप्यूटराइजेशन किया जा सके, उससे संबंधित है आपकी स्वामित्व योजना। देख रहे होंगे आप रूरल इंडिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट केसेस ही हैं वो भूमि विवादों को लेकर के ज्यादा होते हैं। स्ट्रीमलाइन रेवेन्यू कलेक्शन एंड प्लानिंग तो ठीक है, मैपिंग को प्रमोट किया जा रहा है, जीआईएस बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, ड्रोन जोन्स के द्वारा बाकायदा भूमि प्रबंधन प्रणाली को मजबूत किया गया है, तो इसके द्वारा भी एक प्रकार से सुशासन को प्रमोट किया जा रहा है। अगर दूसरी तरफ देखें तो एक एकीकृत शिकायत प्रणाली जो है हमारे यूपी सरकार के द्वारा भी चल रही है, जिसको IGRS के नाम से आप जानते हैं। ये IGRS जो है भारत सरकार की जो सीपी ग्राम योजना है, सीपी ग्राम्स योजना है, इसी की तर्ज पर वर्क कर रही है। और ये सीपी ग्राम और ये IGRS में दोनों में क्या है, इंटरकनेक्शन किया गया है। अगर आप देखें तो स्टेट गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड अ वेरी रॉबस्ट इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, पॉपुलरली टर्म्ड एज IGRS और यूपी जन सुनवाई समाधान। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था आपसे कि सीएम साहब तो सीएम ऑफिस तो व्हाट्सएप पे आ पाया, लेकिन ऐसा नहीं कि ये प्रथाएं हमारे यहाँ चल नहीं रही हैं। ये शिकायत प्रबंधन प्रणाली हमको दी गई है, और ये शिकायत प्रबंधन प्रणाली को देखें तो क्या लिखा है, द सीएम हेल्पलाइन इज एट द हार्ट ऑफ दिस सिस्टम। कॉमन सिटीजन्स कैन रजिस्टर देयर ग्रीवांस 1076-1076 दिया गया है। आपकी कोई भी समस्या है तो यहां पर टोल फ्री नंबर जो है इसको कनेक्ट किया गया है, इवन सीएम ऑफिस तक इसको कनेक्ट किया गया है। अगर यहां पर मिस कॉल भी हो जाती है तो आपके पास दोबारा कॉल पलट करके आ भी जाएगी। IGRS is fully integrated with Government of India's PG portal CP Grams. That is very very important portal. अगर देखें तो CP Gram क्या है, तो अगर आप देखें तो ये केंद्र सरकार का है। That is a centralized public grievance redressal and monitoring system. यहां पर देखें एक्सेसिबल टू सिटीजन्स क्या लिखा है, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल मॉनिटरिंग सिस्टम इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल टू सिटीजन्स 24/7 टू लॉन्च देयर ग्रीवांस टू द पब्लिक अथॉरिटी ऑन एनी सब्जेक्ट रिलेटेड टू सर्विस डिलीवरी। किसी भी प्रकार की सेवा आपूर्ति संबंधित यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप इस पर अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हो। अगर देखें तो लिखा क्या, इट इज अ सिंगल पोर्टल कनेक्टेड टू ऑल द मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द स्टेटस ऑफ द ग्रीवांस फाइल्ड इन सीपी ग्राम्स कैन बी tracked with the unique registration to provide at the time of registration of the complaint। तो मतलब बताने का यह है कि किस प्रकार से सुशासन को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सुशासन के थ्रू ये कुछ चुनिंदा प्रणालियां हैं जिसको आप यूज कर सकते हो और वहां पर अपने आंसर को इफेक्टिव बना सकते हो। कुछ लाइव एग्जाम्पल हमारे पास होने चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी हों, जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के भी हों। फोर्थ पेपर जो है बेसिकली अगर हम बात करें तो वहां पे उत्तर प्रदेश से संबंधित जल्दी क्वेश्चन आप नहीं देखते हैं, लेकिन ओवरऑल पर्सपेक्टिव में ऑल इंडिया के भी कुछ एग्जाम्पल हो और यूपी के भी एग्जाम्पल हो तो आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एक और नाम लिखा है, दैट इज सेवोत्तम। सेवोत्तम दो भागों में तोड़ेंगे तो एक आएगा सेवा और दूसरा हो जाएगा उत्तम। उत्तम सेवा प्रदान करना, सेवोत्तम मॉडल। तो दिस वन इज अ सेवोत्तम मॉडल, और इस सेवोत्तम मॉडल को लागू तो केंद्र सरकार ने किया है, लेकिन यह सेवोत्तम मॉडल जो है ये सभी स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी आदर्श है। सर ये है क्या मेरे भाई, तुमने एक चीज सुनी होगी सिटीजन चार्टर करके। सिटीजन चार्टर सीधी सी बात है सरकार जारी करती है, इवन बैंक में भी जाते हो तो सिटीजन चार्टर लिखा रहता है, कब आपको क्या सेवाएं दी जाएंगी वो सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं। लेकिन आप सिटीजन चार्टर आप देखते होगे कि बहुत बड़ा वैसा कॉन्सेप्ट नहीं रह गया है। बस समझ लीजिए उसी सिटीजन चार्टर को प्रतिस्थापित करके सेवोत्तम लाया गया है। यहाँ पर इसका नाम बदला गया है प्रॉपर, और इफेक्टिवनेस को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर जो है सेवाओं की आपूर्ति में गुणवत्तापूर्वक सुधार करने की बात की गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंटेंडेड आउटकम ऑफ इंप्लीमेंट सेवोत्तम। सेवोत्तम में क्या है कि सेवाओं की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजों की बात की गई है। यहां पर लिखा गया है कि यदि कोई शिकायतें होती हैं तो उसको इसमें नोट किया जाता है, पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल को।
कुछ इसके भी मानक रखे गए, जैसे सिटीजन चार्टर के मानक रखे गए कि इतने में सेवाएं प्रोवाइड की जाएंगी, इतनी देर में आपको दे दी जाएंगी। तो यहां पर ये चीजें हैं, अगर नहीं प्राप्त होती हैं तो वो सिटीजन जो है इस मॉडल पर जाकर के इसको बाकायदा लिख सकता है। तो इसका मतलब नागरिक सशक्तिकरण को भी मजबूत किया जा रहा है। नागरिक सशक्तिकरण जैसे जैसे होगा, सुशासन अपने आप चला जाएगा। एक जागरूक नागरिक ही देश की असली संपत्ति होता है, एक अजागरूक नागरिक का कोई मोल नहीं होता है। इसीलिए एक जागरूक नागरिक, एक तकनीकी माइंडेड नागरिक, एक अनुभवी नागरिक, मतलब इस तरीके की बात करें जो अपने अधिकारों से संपन्न है, अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छे से जानता है, वो वाकई देश की एक बहुत बड़ी संपत्ति होता है। वही वास्तव में राष्ट्र के निर्माता होते हैं। कैपेसिटी इन्हांसमेंट, तो किस प्रकार से क्षमता निर्माण को प्रमोट किया जाएगा। सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटी, तो इस क्षमताओं को भी यहां प्रोवाइड करने की बात की गई है। सर्विसेज को क्षमता बढ़ाने का मतलब है कि ई गवर्नेंस के रूप में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दी जाएंगी, आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। अगर मैं डीबीटी की बात करूं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करूं या जनधन योजना की बात करूं, तो आपने देखा है कि किस प्रकार से बैंकिंग के द्वारा समावेशन कर दिया गया। केंद्र से चला 1 रुपया डायरेक्टली 1 रुपया ही पहुंचता है। तो ये क्या है? दैट इज अ सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटी है। अगर हम बात करें सिलेंडर की, तो आपको मालूम है कि व्हाट्सएप पर आप नंबर लगा सकते हो और वो आपके घर में डिलीवरी कर दी जाएगी। दैट इज सर्विस इंप्रूवमेंट कैपेबिलिटीज। इवन अगर हम बात करें बैंकिंग की, तो बैंकिंग को भी आप अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हो। दैट इज अ सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटीज। तो ये सब चीजें क्या हैं, धीरे धीरे जो है एक डिजिटलाइजेशन की तरफ आपको ले जाएंगी। जितना ज्यादा डिजिटलाइजेशन होगा उतना ज्यादा ही आपकी क्षमताओं में वृद्धि होना स्टार्ट हो जाएगी। अल्टीमेटली सेवाओं की गुणवत्ता जो है वो बहुत अच्छे से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। जितनी अच्छी सेवा की गुणवत्ता होगी, सरकार का नजर भी उतना अच्छा होगा, लोगों का सशक्तिकरण भी उतना होगा, सरकार उतनी ज्यादा आपके प्रति अकाउंटेबल भी होगी। तो ये कुछ मॉडल्स हैं जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की है। सीपी ग्राम्स वो शिकायत के लिए था, उसी प्रकार यूपी सरकार IGRS को भी शिकायत निवारण के लिए रखती है। इसके अलावा आप तहसील दिवस, थाना दिवस, ये सारे दिवसों को भी थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि लाइव इंटरेक्शन किया जाता है लोगों के साथ। इसके अलावा वो सीएम का जो ऑफिस जो अब व्हाट्सएप पे आ चुका है, उसकी भी चर्चा हमने आपसे लगातार की है। स्वामित्व योजना के बारे में भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपके 4th पेपर में ट्रांसपेरेंसी को लेके, सुशासन को लेकर के, या अकाउंटेबिलिटी वाले चैप्टर को लेके, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट वाले चैप्टर को लेकर के यूज किए जा सकते हैं। इवन सिटीजन चार्टर की बात आती है तो भी आप सेवोत्तम मॉडल को वहां पर यूज प्रॉपरली कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक मेरे सामने आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए ये अभी लागू होना है, फिलहाल अभी लागू हुआ नहीं है। अभी राज्यों के स्तर पर गुड गवर्नेंस इंडेक्स को लागू किया जा रहा था। अब यूपी सरकार एक बहुत अच्छा प्रयास करने जा रही है कि भाई केवल राज्यों के स्तर पर तो ठीक है, हम खुद यूपी सरकार जो है अब डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर गुड गवर्नेंस को इंडेक्स को लागू करने जा रही है। कौन सा यूपी का डिस्ट्रिक्ट है जो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, कौन वो गुड गवर्नेंस इंडेक्स के पैमाने पर उतर रहा है, कौन सा पैमाना वही रहेगा सर्विस इंप्रूवमेंट, शिकायत निवारण प्रणाली, किस प्रकार से लोन की सुविधा दी जा रही है प्रॉपरली, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, किस प्रकार से केसेस को सॉल्व किया जा रहा है। ये सारी चीजें जो हैं उसमें कनेक्टेड फॉर्म में आपको दिखाई देगी। उद्योगों को किस प्रकार से कोई परेशान तो नहीं कर रहा है, कोई रेड टेपिज्म को तो प्रमोट नहीं किया जा रहा है। तो इसीलिए यहां पर जो किया जा रहा है अब इसके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। क्यों ना हम इसको और नीचे तक ले जाएं, गुड गवर्नेंस इंडेक्स को, गुड गवर्नेंस के पैमानों को, जन सहभागिता को। जब डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि राज्य अपने आप सशक्त बन ही जाएगा। तो यहां पर यही चीज बोली जा रही, डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस यूपी टू बी रैंक्ड फॉर गुड गवर्नेंस इंडेक्स। सोर्सेस क्लेम दैट द रिपोर्ट वाज एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज ज्वाइंटली बाय सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट एज एन इनिशिएटिव बाय कंसर्वेटिव सेंटर एंड द आस्क टू एग्जीक्यूट। ठीक है, अभी लागू नहीं है, फिलहाल इसके ऊपर वर्क चल रहा है, लेकिन दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो कि उत्तर प्रदेश सरकार एक कदम आगे बढ़कर जिला के स्तर पर भी सुशासन से संबंधित सूचकांकों को लागू करने का प्रयास कर रही है, ताकि डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर पता चल सके कि कौन डिस्ट्रिक्ट जो है गुड गवर्नेंस के मामले में बहुत अच्छा है। आपस में फिर दूसरे को भी प्रेरणा आपस में मिल ही जाएगी। यहां पर एक छोटा सा अगर हम देखें तो ई गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस का मैंने आपके सामने एक लाइव एग्जांपल ही लिया है और कुछ नहीं।
यूपी का ही लिया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी अब घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन बनवा सकेंगे। अगर आप नहीं भी जाकर के बनवाते हो तो सरकार कह रही कोई बात नहीं, हम आपके द्वार आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, और जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आएंगे तो आप आखिर क्यों आ रही है सरकार? सशक्तिकरण तो अगर हमारा ही है ना भाई, आखिर हम ही को तो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहां पर अब क्या है, अब आप घर बैठे ही आयुष्मान कार्ड भी बनवा सकते हो। तो यहां पर वही चीज लिखा हुआ है, यहां पर छोटा सा मैंने केवल आपके लिए एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है कि ई गवर्नेंस भी है और दूसरा आपको गुड गवर्नेंस का भी उदाहरण यहां पर दिया जा रहा है। पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से इसे बनाने की सुविधा दी जा रही है। लगभग 8.26 करोड़ में से 3 करोड़ के कार्ड बन भी चुके हैं। फिलहाल एक एग्जाम्पल के रूप में आप इसको देख सकते हो, बाकी इस पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बस केवल एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको ये पेज दिखाया है। चलिए, ये न्यूज हमारी कंप्लीट होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक न्यूज और आ रही है, दैट इज यूपी गवर्नमेंट टू फोकस ऑन नॉर्थ साउथ लिंक टू बूस्ट रोड कनेक्टिविटी। फिर से रोड कनेक्टिविटी को लेकर के एक पूरा प्रॉपर आर्टिकल आप देख रहे हैं। जरा पहले मैं एक छोटा सा अगर हम सोच लें कि भाई ये हमारा है प्यारा उत्तर प्रदेश, ये है प्यारा हमारा उत्तर प्रदेश, मान लेते हैं हमारा ये प्यारा उत्तर प्रदेश है। जरा इसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ चल रहा हूं। फिलहाल मैंने एक्सप्रेसवे तो बहुत आपको बताए हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अभी फिर से दिखा दूंगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, उसके बाद फिर मैंने गंगा एक्सप्रेसवे भी दिखाया आपको, फिर उसके बाद इटावा वाला यमुना एक्सप्रेसवे भी दिखाया, गोरखपुर लिंक्ड एक्सप्रेसवे भी दिखाया है। ये सारे मैंने एक्सप्रेसवे दिखाए हैं। गवर्नमेंट और क्या कर रही है, जरा इस चीज को देखने का प्रयास करें। तो यहां पर क्या लिखा है, नॉर्थ साउथ लिंक टू बूस्ट कनेक्टिविटी। जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी होगी डेवलपमेंट उतना ही ज्यादा होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने एस्पेक्ट लगा है। इसको मैंने एक तरह से नहीं, इसको मैंने 10 तरीके से अब कवर करने का प्रयास किया है, ताकि यूपी के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या सरकार कर रही है और सरकार के पास क्या क्या इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कितना वहां पर आ रहा है, क्या उसके लिए सरकार कर रही है, सारे आर्टिकल मैंने आज इसमें ही लगा दिए हैं। जरा देखेंगे हम लोग, तो बड़े प्यार से देखिएगा, बहुत आसानी से ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत अच्छे से आ जाएंगी। केवल इस पैराग्राफ को पढ़ें तो मैं आपके सामने कुछ बना रहा हूं। 6 रूट्स आर अंडर कंसिडरेशन टू इंप्रूव नॉर्थ साउथ लिंक। उत्तर दक्षिण लिंक को यहां पर कनेक्ट करना है। सॉरी, यहां पर पहला लिख रहा है बिजनौर टू ललितपुर। बिजनौर भाई गंगा जी एंटर कर रही हैं, तो बिजनौर आ गया यहां पर, दिस वन बिजनौर, और ये हो गया ललितपुर। सबसे नीचे क्या आ जाएगा, ललितपुर। नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी को देख रहे हैं, बिजनौर ललितपुर। इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, मुरादाबाद टू आगरा, बगल में ही, यहां मुरादाबाद इसके बगल में दिखेगा, इधर आ जाएगा तुम्हारा क्या, आगरा। तो ये हो गया आगरा और ये हो गया मुरादाबाद, लिंक हो गया। जरा देखिएगा, तीसरा कह रहा है लखीमपुर खीरी टू चित्रकूट। तो यहां नेपाल बॉर्डर से कहीं लखीमपुर खीरी मिल रहा है, और चित्रकूट ये बुंदेलखंड वाला रीजन दिख रहा है आपको, दैट इज चित्रकूट। याद होगा डिफेंस एक्सप्रेसवे भी है इसी पूरे बुंदेलखंड रीजन पर। सॉरी, लखीमपुर खीरी। तीसरा, चौथा हम देखते हैं गोंडा टू प्रयागराज। गोंडा थोड़ा सा इधर की ओर आ जाएगा, पूर्वांचल वाला, और इधर आ जाएगा आपका प्रयागराज। दिस वन इज अ प्रयागराज। ये हो जाएगा आपका गोंडा, पूर्वांचल की तरफ चलना स्टार्ट हो गया हमारा। उसके बाद लिखा है बस्ती टू मिर्जापुर। बस्ती और थोड़ा सा इधर आ जाइए, बस्ती इधर साइड आएंगे, थोड़ा सा इलाहाबाद के जस्ट बगल में अगर आएंगे, दिस वन इज अ मिर्जापुर। ये हो गया बस्ती। दिस वन इज अ नॉर्थ साउथ लिंक कॉरिडोर। एक्सप्रेसवे सबसे ज्यादा हैं, 13 एक्सप्रेसवे हम देख रहे थे। अब थोड़ा सा अगर मैं दूसरे कलर से इसको बनाना चाहूं तो दूसरे कलर को मैं यूज कर लेता हूं। यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वाला हो गया, लखनऊ को कनेक्ट करते हुए।
फिर ये आगरा कनेक्ट होगा, फिर यहां से दिल्ली कनेक्ट होगा। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया था मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक का पूरा इलाका, दैट इज अ गंगा एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यही चित्रकूट से होते हुए चला जाएगा कहां पर, आपका आगरा एक्सप्रेसवे। इवन गोरखपुर से लिंक्ड एक्सप्रेसवे पूर्वांचल में मिलाया गया। उसके अलावा गाजीपुर तक पूर्वांचल जा रहा है, उसको बढ़ा करके हम लोग बलिया तक लेकर के जाने वाले हैं। समझ रहे होंगे इस चीज को। सरकार किस पर वर्क करने जा रही है कि भाई ईस्ट वेस्ट को तो हमने कनेक्ट कर दिया, अब नॉर्थ साउथ को कनेक्ट करें, क्योंकि उद्योगों का बहुत बड़ा संकेंद्रण होने वाला है उत्तर प्रदेश में, वाकई बहुत बड़ा संकेंद्रण होने वाला है। अब हमें थोड़ा सा उसको समझना होगा। ये छोटा सा आपको ये जो दिखाई पड़ रहा है दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जरा देखिए क्या लिखा है, सरकार खुद ही क्या लिख रही है, आप देखिए इस चीज को। रोड नेटवर्क एक्सपेंशन विल फोकस ऑन इंटरलिंकिंग द ग्रिड ऑफ नेशनल हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज। ट्रेवल टाइम टू लखनऊ फ्रॉम वेरियस कॉर्नर ऑफ द स्टेट विल कम डाउन 8 से 10 घंटे से लेकर 6 घंटा हो जाएगा। केवल इस लखनऊ को अगर हम पकड़ें तो लखनऊ से हर जगह की दूरी 8-10 घंटे से कम होकर के 6 घंटे पर आ जाएगी। जरा इस आर्टिकल को अपने पास रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा यहां पर देखें ये क्या बोल रहा है, यहां पर आपसे तुलना कर रहा है किसी चीज की। इन अ रिव्यू ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेसिव स्टेट्स was found that Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Gujarat, as well as Rajasthan and Madhya Pradesh had better road connectivity. अगर यूपी के कंपेयर में देखें, इन अ रिव्यू ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेसिव स्टेट, इनके पास जो रोड की कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है। एंड यूपी वॉज अ 7th स्पॉट बनने जा रहा है दैट व्हेन कंपेयर टू दी हाईवेज एंड डिस्ट्रिक्ट रोड अवेलेबल्स एज अ पर लैक पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो हमको यूपी जो है दूसरे नंबर 7वें नंबर पर बनने जा रहा है, जबकि यूपी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इनसे भी। तो यहाँ पर इसकी पूरी आपसे चर्चा की जा रही है। जरा इस चीज़ को आप देखिए। फिलहाल मैंने आपके सामने ये बेटर वे बना दिया है। ये केवल और केवल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में ही वर्क नहीं करेंगे। आखिर यहाँ पर अब क्या होंगे, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाएगा। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो होंगी यहाँ पर प्रमोट होंगी, खुद ही सोचिए। और जैसे जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ प्रमोट होंगी, लगातार कनेक्टिविटी भी बहुत मजबूती से बनेगी। 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, रेलवेज का पूरी तरीके से जाल फैला हुआ है। इवन अगर बात करूं तो 50% पार्ट जो है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का वो यूपी से होकर के जा रहा है। इसके अलावा बात करूं तो वाटरवेज, मैंने पिछले लेक्चर में ही आपको बताया था 5-6 वाटरवेज को डेवलप करने की बात हो रही है। इसके अलावा मेन तो हमारा इलाहाबाद से लेकर के जो हल्दिया वाला है वो तो डेवलप है ही है। तो मतलब आप खुद सोचिए कि ट्राइंगल पर वर्क, क्या क्वाड्रेंगल पर वर्क किया जा रहा है, रोड को भी, वायु को भी, ट्रेन को भी और साथ में जल रूट को भी। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आप कुछ एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। देखते हैं। फिलहाल ये तो मैंने आपको बता दिया, ये तो अब आप समझ ही गए होंगे कि भैया किस प्रकार से ये आपका हो जाएगा। इधर बिजनौर से लेकर के कैसे ललितपुर कनेक्ट होगा, कैसे बिजनौर टू ललितपुर की अब यात्राएं होंगी। इसी प्रकार यहाँ से अगर देखेंगे तो मुरादाबाद कैसे आगरा से कनेक्ट होगा। फिर इधर गोंडा की अगर हम बात करें तो गोंडा कैसे प्रयागराज से, बस्ती कैसे आपका मिर्जापुर से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं अपने आप में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इधर अगर देख रहे थे तो कैसे चित्रकूट से कनेक्शन हमारा दिखा रहा था, तो नॉर्थ साउथ भी हो रहा है और ईस्ट वेस्ट भी बहुत अच्छे से बनने वाला है। जरा इसके मैं कुछ लाइव एग्जांपल्स आपको दिखाता हूं। जरा देखिए कितना बड़ा यूपी में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अगर इतना आएगा इन्वेस्टमेंट तो भैया प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक तो होना चाहिए ना, अदरवाइज फिर लॉजिस्टिक की कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। फिर कभी भी निर्यात हमारे सस्टेन नहीं कर पाएंगे। निर्यात को सस्टेन करना है, निर्यात को बहुत तेजी से बढ़ाना है तो हमको अपने लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना होगा। और लॉजिस्टिक कॉस्ट विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट कभी भी कम नहीं हो पाएंगे। जरा पढ़िए तो अपने आप समझ में आ जाएगा। 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू होंगे। 7 जिलों में रोजगार और निवेश का कुछ आपको दिखाया जा रहा है। तो इसमें लिखा है कानपुर में लगभग क्या कहते हैं इतना रोजगार आएगा, लगभग 10,000 करोड़ के आसपास हम मान ले आ रहा है। गाजियाबाद में इसके बाद फोकस किया जा रहा है। मुरादाबाद में 1300 करोड़, वाराणसी में 2541 करोड़, लखनऊ 1100, अमेठी
गौतम बुद्ध नगर, ये कुछ नाम हैं। इसके अलावा जरा इसको जरूर पकड़िएगा, दैट इज चंदौली, वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्वांचल का बिल्कुल कोने में तुमको दिखाई पड़ेगा। पूर्वांचल का कैसे डेवलपमेंट होगा, पश्चिमांचल का तो फिर भी डेवलपमेंट है, पूर्वांचल के डेवलपमेंट के लिए जो जो आपको एग्जांपल मैंने अभी तक दिए हैं उसको रखिए, अपने आप में पूर्वांचल डेवलप होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा और आपके आंसर में भी वो चीज आ जाएगी। तो चंदौली पर फिर से एक इंडस्ट्रियल पार्क लग रहा है। सर इंडस्ट्रियल पार्क का क्या मतलब है? मेरे दोस्त, तुमने हमेशा अर्थव्यवस्था को पढ़ा है। अर्थव्यवस्था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में जाती है। हमेशा देश विकसित जो होता है वो प्राइमरी से सेकेंडरी जाता है, फिर थर्ड में टर्शरी में जाता है, लेकिन भारत प्राइमरी से टर्शरी में चला गया। सेकेंडरी सेक्टर हमारा अभी मजबूत नहीं है। आज वर्ल्ड की फैक्ट्री बनकर के बैठा है आपका कौन? दैट इज मेड इन चाइना। चाइना तो क्योंकि उसका सेकेंडरी सेक्टर मजबूत है, और यहां पर जो मेजर इन्वेस्टमेंट आने वाला है वो उसके सेकेंडरी सेक्टर को मजबूत करने वाला आने वाला है, इसीलिए और ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। एमएसएमई सेक्टर यहां से बहुत हद तक मजबूत होगा, सेकेंडरी सेक्टर यूपी का मजबूत हो जाएगा, और निर्यात फिर तो अपने आप बढ़ना ही बढ़ना है। ऑब्वियस सी बात है, IMEC कॉरिडोर से लेकर के हर चीज़ के बारे में इसको कनेक्शन के हिसाब से देखने का प्रयास कीजिएगा। कल ही आपको मैंने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भी है, और उसको आगे जा करके उसका पूरा जो एक्सटेंशन है वो लुक ईस्ट पॉलिसी तक जाएगा। उसी प्रकार देखें, यहां मिर्जापुर की बात हो रही है, फतेहपुर की बात हो रही है, पूर्वांचल के इलाके में आप जा रहे हैं। 3000 करोड़ से सीमेंट प्लांट भी यहां लगने वाला है। यूपी सीडा के जरिए ऐसे 1 लाख करोड़ की निवेश परियोजनाओं के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, ठीक है, यहां पर है। तो मतलब आपको समझ में आना चाहिए, मिर्जापुर, फतेहपुर, चंदौली, ये सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हब बनने वाले हैं। यहां पर सेकेंडरी एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा ये भी आपको कुछ 7 जिले दिखाई पड़ रहे हैं। अगर यहां पर देखें तो परियोजनाएं जो आने वाली हैं, जरा देखिए कि किन किन सेक्टर में ये चीजें जा रही हैं। यहां पर जो सेवा रखा हुआ है, ये सेवा टर्शरी सेक्टर में बैठा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर को जरा उठाइए, ऊर्जा सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, रियल एस्टेट भी है, रियल एस्टेट सर्विस में भी आएगा कुछ पार्ट, और सेकेंडरी में भी जाएगा, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउस वाले हैं, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, निजी औद्योगिक पार्क हैं। तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा किसमें कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका दी जा रही है। जरा देखिए, 48,862 तैयार प्रोजेक्ट हैं। रोजगार की संख्या को भी देख रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा क्या है ये, सेकेंडरी सेक्टर। निजी औद्योगिक में भी देख रहे होंगे क्या है ये, सर, सेकेंडरी सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर। तो समझ में आ रहा है कि भैया प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, और सेकेंडरी को सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये तो एक छोटी सी न्यूज थी, अब दूसरी न्यूज मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा इस चीज को पढ़िए। किस प्रकार से गुड गवर्नेंस तो है ही है, और उद्योगों को सरकार किस प्रकार से क्या इंपॉर्टेंट भूमिका दे रही है, जरा देखिए। आपको पता रहना चाहिए कि सरकार यूपी के औद्योगिक सेक्टर को क्या विशेष फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, या उद्योगों के लिए किस प्रकार से रेड कारपेट को बिछाया जा रहा है, कौन कौन सी नीतियां हैं, जरा देखिए। लिखा हुआ है, निवेशकों को प्रोजेक्ट लगाने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जरा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जमीन, और जमीन जब तक नहीं होगी तब तक कहां पर इंडस्ट्रियल यूनिट लगेगी। सरकार ने इसका भी इंतजाम किया है। अब जिलों में 15 एकड़ से अधिक उपलब्ध जमीन का ब्यौरा किस पर लगा हुआ है? दिस वन, निवेश मित्र पोर्टल पर उपलब्ध होगा। निवेश मित्र पोर्टल पर उपलब्ध होगा। इससे बड़े प्रोजेक्ट लगाने वाली कंपनियां जो है उसको आसानी से जमीन मिल जाएगी। तो भैया, जब तक हमेशा आपने पढ़ा होगा, किसी की इकॉनमी को प्रमोट करना है तो लैंड की जरूरत होती है, लेबर की जरूरत होती है, कैपिटल की जरूरत होती है। कैपिटल उद्योगपति लाएगा तो वो तो उसके ऊपर है। लेबर, यूपी के पास 25 करोड़ की जनसंख्या है, तो स्किलफुल लेबर भी है, नॉन स्किलफुल लेबर भी है, तो ये भी अपने आप अवेलेबल हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका बचती है दैट इज लैंड की, और लैंड है नहीं। और लैंड किस प्रकार से मिलेगी? सरकार ने इसका इंतजाम किया है निवेश मित्र पोर्टल के रूप में, और इस पोर्टल के रूप में जमीन का प्रॉपर ब्यौरा रहेगा। उद्योगपति को उस हिसाब से जमीन प्रोवाइड की जाएगी, जो संबंधित अथॉरिटीज हैं उनकी नजर में रहेगी, ठीक है ना। अगर यहां देखें तो निवेश मित्र पोर्टल पर दिए गए, यहां पर देखें नाम भी दिखा गया, दैट इज भूमि बैंक। भूमि बैंक सेक्शन में जाकर उपलब्ध कार्रवाई
करवाई जाएगी। भूमि बैंक रियल टाइम जानकारी निवेशक को मिल सके, इसके अलावा भूमि बैंक डेटा निवेश सारथी पोर्टल पर भी जल्द ही इंटीग्रेट करवा दिया जाएगा। तो सारथी पोर्टल भी जो है वो उद्योगपतियों के लिए है, विशेष रूप से दिमाग में रखिएगा। यहां पर डेटा जो है सारे अपडेट करवाए जाते हैं। इसकी सारी जानकारी जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास रहेगी। भूखंड आसानी से मिल जाएगा, और जब भूखंड आसानी से मिल जाएगा तो इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। तो सरकार क्या क्या इन औद्योगिक सेक्टर को प्रमोट करने के लिए यूपी के कर रही है, तो यहाँ कुछ आप देख रहे हैं। निवेश मित्र पोर्टल, सारथी पोर्टल, भूमि बैंक का निर्माण कर रही है। अच्छा, अभी कौन कौन हमारे यहाँ पर जरा इन्वेस्टमेंट कर रहा है जरा देखिए, तो आपको खुद समझ में आएंगी चीजें। जैसे यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिक बस संयंत्र लगाएगी अशोक लीलैंड, हिंदुजा ग्रुप की है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों को मेन फोकस किया जा रहा है लगाने के लिए। सर वाई, ऐसा क्यों है भाई मेरे? इसको किसी भी चीज़ से आप को रिलेट कर सकते हो। इलेक्ट्रिक बसों को, परंपरागत बसों को प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ यूपी जो कार्बन एमिशन है वो भी ऑटोमेटिक कम होगा। जो भारत सरकार का भी ऑब्जेक्ट है, जो कॉप 26 में हमने देखा था, कॉप 26 में 500 गीगावाट कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है, उस पर भी बहुत बड़ा योगदान देगा। इसके अलावा जितना ज़्यादा हरित स्थिति में जाएंगी चीज़ें, उतना ही क्या कहते हैं हरित ऊर्जा की तरफ भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये इलेक्ट्रिक बसों को निर्माण करने के लिए लगभग 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, सरकार नेट जीरो मिशन को भी प्रमोट कर रही है। तो यह भी थोड़ा सा पकड़ के रखिएगा कि नेट जीरो मिशन के तहत हमारे यहां जो है अशोक लीलैंड ग्रुप, हिंदुजा ग्रुप जो है बाकायदा इलेक्ट्रिक बसेस का भी निर्माण कर रहा है। तो यहां पर समझ में आना चाहिए, स्वच्छ सार्वजनिक माल परिवहन के माध्यम से उत्सर्जन को भी कम करना है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को भी सरकार लगातार प्रमोट कर रही है। आज भी अगर देखें तो यूपी में सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहन जो है वो पंजीकृत किए गए हैं। तो पता रहना चाहिए कौन कौन कर रहा है। इसके अलावा देखिए, यूपी के माहौल का लाभ उठाने को तत्पर दक्षिण से निकलकर पहली बार यूपी आया कौन? हिंदुजा ग्रुप। तो सरकार प्रॉपरली इस तरीके की चीजें प्रोवाइड कर रही है, लैंड प्रोवाइड कर रही है। इसी तरीके से धीरे धीरे इंडस्ट्रियल फेज जो है यूपी का ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, उन्होंने बताया, हमने पहली बार इसी साल 10 अगस्त को यूपी में निवेश के लिए बातचीत की है और आज 15 सितंबर है। महज 36 दिनों के भीतर सब कुछ तय हो गया। इस तरह काम हो तो उद्योग जगत का परिदृश्य बदल जाएगा। मतलब 36 दिनों में सारी स्वीकृति भी हो गई, सब कुछ हो गया। तो मतलब आपको खुद समझ में आना चाहिए कितनी इफेक्टिव मैनर में और कितनी तेजी से क्या कहते हैं वर्किंग करवाई गई होगी। तो इसको एज अ केस स्टडी के रूप में आप हिंदुजा ग्रुप को रख सकते हो कि 36 दिनों के अंदर ही उद्योग को जमीन आवंटन से लेकर के हर चीज होगी, ये सारे प्रोसेस उसकी कंप्लीट कर दी गई यूपी में। तो पूरी तरीके से लिखा गया है, तो आप ऐसी चीजों को लिख सकते हो। अभी तक कंपनी दक्षिण में ही थी, पहली बार ये यूपी में आई है। दूसरे चरण में 200 से 500 करोड़ और दूसरे चरण में 1000 करोड़ का निवेश करेगी। ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताया गया है। तो ये कुछ थोड़ा सा पता रहना चाहिए। ये जो आपको सामने ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये एज अ केस स्टडी के रूप में आप इसको लिख सकते हो कि कैसे यूपी उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश की तरफ अपनी यात्रा को कर रहा है, बीमारू राज्य से उत्तम प्रदेश की तरफ अपनी यात्रा कर रहा है, और सरकार भी इसमें किस प्रकार से इफेक्टिवली वर्क कर रही है। तो ये आपके सामने लिखा है। एक और अभी हमने देखा कि अभी हाल में ही यूपी में पहली बार हुई इंडियन स्टील एसोसिएशन की इंफ्रा बिल्ड समिट। आप खुद सोचिए, लिखा क्या है, इस्पात सेक्टर भारत विश्व में सेकंड बड़ा प्रोड्यूसर है इस्पात का, और इस उद्योग सेक्टर बिना इस्पात सेक्टर के कभी डेवलप हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस्पात सेक्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इस्पात के लिए पहली बार यूपी में देख रहे हैं। तो इंफ्रा बिल्ड समिट की अभी क्या कहते हैं आयोजित किया गया था। यहां पर देखें 25 करोड़ की आबादी के साथ उपभोक्ता बाजार भी है और श्रम बाजार भी है। वर्तमान में इतने एक्सप्रेसवे हैं, देखिए जो मैं आपको बोल बोल के बताता था वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेस से पटना की यात्रा 5 घंटे रह गई है। देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस से दिल्ली की से चित्रकूट की यात्रा 5 घंटे रह गई है। मेरठ से प्रयागराज के बीच 2025 तक बन जाएगा, कुंभ से जस्ट पहले इसका भी इनॉग्रेशन कर दिया जाएगा। तो मतलब ये कुछ आपको पता रहना चाहिए कि इंफ्रा बिल्ड समिट्स आयोजित की गई हैं, ये यूपी के पर्सपेक्ट से इंपॉर्टेंट बनेगा। अब एक और है एग्रीकल्चर केस स्टडी।
ये एग्रीकल्चर केस स्टडी मैंने आपके लिए रखी हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहराइच का इंसिडेंस इसमें लिया गया और बहराइच के इंसिडेंस के माध्यम से आपको बताया गया है कि किस प्रकार से एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। परंपरागत जो बहराइच रूट है ये तराई बेल्ट के रूप में है। परंपरागत रूप से यहाँ गेहूं और चावल आवल इन सब की खेती को तराई बेल्ट में करवाया जाता था, लेकिन इससे अब हम लोग एक चरण आगे गए हैं और यहाँ की महिलाओं को बाकायदा वहाँ का जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है उस ऑर्गेनाइजेशन ने इनको प्रॉपरली ट्रेन किया है। वीट और चावल के बजाय वो इनको लेकर के आया है बनाना के क्रॉप्स पर। फूड को डाइवर्सिफाई किया गया है, जो एग्रीकल्चर है उसको डाइवर्सिफाई किया गया और यहाँ की जो क्रॉपिंग पैटर्न को थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से बूस्ट करने का प्रयास किया गया फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उत्तम प्रकार के इनको बीज के साथ ही सारे मैकेनिक्स ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड की गई हैं। इतने दिन से जो मैं आपसे बार बार फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा था, यहां पर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओस की भूमिका के रूप में आप केस स्टडी को रख सकते हो कि कैसे एक एफपीओ के माध्यम से बहराइच जिले में जो खेती है उसको किस प्रकार से डाइवर्सिफाई किया गया है। अगर देखें, फिलहाल ये इंग्लिश में ही मुझे मिल पाया है तो थोड़ा सा मैं इसे हिंदी में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, सो डोंट वरी। आप देखें तो यहां पर लिखा है कि पहले महिलाएं जो हुआ करती थी वो वीट और इन्हीं अनाज चावल इन्हीं पर ही क्या कहते हैं रिलाई किया करती थी, जबकि उनकी मंथली इनकम कितना हुआ करती थी 6,000 या उससे कम। लेकिन जैसे ही उनको डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग पैटर्न को अपनाया गया, डाइवर्सिफाई का मतलब अब केवल ये नहीं उगेगा बल्कि कुछ वेजिटेबल्स की और कुछ फ्रूट्स की इन सब की खेती करवाई जाएगी, तो उससे क्या होगा कि इनकम अपने आप ऑटोमेटिक रेस करेगी। तो डाइवर्सिफिकेशन जब कराया गया स्पेशली वेजिटेबल्स, तो इसके माध्यम से क्या हुआ, इनकी इनकम बहुत तेजी से बढ़ी है। अगर यहां पर देखें तो महाराजा सुहेलदेव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एज अ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एफपीओ के रूप में आपको ये दिखाई देगा। तो बहराइच में इन्होंने क्या किया, इनोवेटिव फार्मिंग अप्रोच को प्रमोट किया जिसमें 100 महिलाओं के भी योगदान को लिया गया। न्यू मेथड्स यील्ड बेटर रिजल्ट। महाराजा सुहेलदेव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी इसने क्या किया है, इसमें अभी तक लगभग 275 फार्मर जो हैं वर्क कर रहे हैं। रिमार्केबल और लगातार महिलाओं का इसमें क्या है इन्वॉल्वमेंट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यहां पर देखिए क्या लिखा है, नॉट ओनली हैव दे अडॉप्टेड डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग टेक्निक्स बट ऑल्सो स्टार्टेड रिसेंटली कल्टिवेटेड बनानास एंड पोर्शंस ऑफ देयर लैंड सिग्निफिकेंटली बूस्टिंग देयर इनकम। तो वेजिटेबल्स के साथ साथ वो फ्रूट्स पर भी आ गए हैं, लेकिन इन सबको उगाने के लिए बाकायदा प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाती है कि किस प्रकार से आप ये चीजें करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से एक तरफ 6,000 की मासिक इनकम हुआ करती थी, अब कितनी तेजी से इनकी इनकम बढ़ेगी जरा देखिए, लिखा हुआ है। ठीक है, द फार्मर वुमेन हैव एम्ब्रेस वर्मी कंपोस्टिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भी प्रमोट किया जा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, केमिकल फार्मिंग नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ प्रमोट किया जा रहा है, वर्मी कंपोस्टिंग को प्रमोट किया जा रहा है। यहां पर देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन इनकम। एक्सपोनेंशियल सीरीज हम लोग पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा कि एक्सपोनेंशियल सीरीज क्या होती है, हम लोग पढ़ते हैं बाकायदा मैथमेटिक्स में, बहुत तेजी से जंप लगाया जाता है। ठीक है, जरा यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पार्वती देवी हु हैज बीन विद द एफपीओ सिंस 2021 highlighted that the new women joining the initiative are doing so based on the success stories of who have already embraced diversified cropping। ठीक है, अगर यहां पर एक और हमने देखना था, क्रॉपिंग पैटर्न को बदला गया है और साथ में वेजिटेबल्स की तरफ किया गया है। प्रीवियसली 6,000 रुपए उससे कम कमाते थे वो, अब देखिए वी स्ट्रगल टू अचीव अ मंथली इनकम ऑफ इवन 10,000 प्रीवियसली, लेकिन अब क्या है, अब बहुत तेजी से इनकी इनकम्स भी लगातार बढ़ रही है। यहां पर देखिए क्या लिखा है, बनानास हैव प्रूवन टू बी प्रॉफिटेबल फ्रूट एंड मोस्ट ऑफ अस वर कल्टिवेटिंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार हम उगा रहे हैं। एफपीओ की मदद से हमको क्या दिया जा रहा है, बनाना प्लांट्स दिए गए विद क्वांटिटीज रेंजिंग फ्रॉम 50 to 150 डिपेंडिंग ऑन आवर अवेलेबल लैंड। एफपीओ
सप्लाई क्या कर रहा है, फर्टिलाइजर हमको प्रॉपर दे रहा है, प्लांट्स दे रहा है, सीड्स दे रहा है, इवन ट्रेनिंग भी दे रहा है। सीधी सी बात, दे रिसीव अ शेयर ऑफ द कंपनी रेवेन्यू इन एडिशनल टू देयर अर्निंग फ्रॉम देयर ओन प्रोड्यूस। तो आप एफपीओ की भूमिका के रूप में बहराइच का एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि मैंने लगातार आपको फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया है दैट आर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बहराइच की केस स्टडी अगर आप लिख दोगे तो अपने आप समझ जाओगे, अगर एग्रीकल्चर का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो कि एफपीओ को बढ़ावा देना चाहिए, और हाल में बहराइच की एक केस स्टडी के रूप में लिख सकते हो महाराजा सुहेल देव वाला एफपीओ ऑर्गेनाइजेशन, कि कैसे वहां पर विविधता मूलक कृषि को प्रोत्साहित किया जा रहा है, केवल अनाज के आधार पर नहीं बल्कि वेजिटेबल क्रॉपिंग और बनाना की क्रॉपिंग को मेनली प्रमोट किया जा रहा है। इसके लिए एफपीओ बाकायदा इनको प्रॉपर कुछ ट्रेनिंग भी दे रहा है, फर्टिलाइजर भी देता है, प्लांट भी देता है, उन्नत बीज भी देता है। तो ये कुछ एक छोटी सी केस स्टडी के रूप में मैंने देखा, तो मैंने कहा कि आपसे इसके बारे में डिस्कस कर लिया जाए। फिलहाल आज के सेशन को मैं आपके सामने यहीं तक रखता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।